व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये असेंशियल होता है? तो ऐसा नहीं है। जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन जैसे आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, उनकी तरह ये असेंशियल तो नहीं होता है। फिर ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है ताकि जो स्पीसीज़ होती है उन वो सर्वाइवल कर सके, जनरेशन अपनी आगे बढ़ सके और स्पीसीज़ की सर्वाइवलिटी बनी रहे। अब क्या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? तो इसमें आंसर आएगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी भी टाइप का फ्यूज़न नहीं होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए उसमें गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और इसमें आपका वेरिएशन देखने को मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेरिएशन होता क्या है? तो आपके फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब वो जाइगोट बनता किससे है? तो गैमेट के फ्यूज़न से वो जाइगोट बनता है। और वो गैमेट कहाँ से आते हैं? हमारे मदर से और फादर से। जब हमारे मदर और फादर के अंदर उस गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए में कुछ एरर आ जाता है। वो एरर आने के बाद जब वो फ्यूज़ करके ज़ायगोट बना लेते हैं तो जो पेरेंट का डीएनए होता है और ऑफस्प्रिंग का डीएनए होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यानी कि एरर आ जाता है। इसी को हम वेरिएशन का नाम दे देते हैं। बट वेरिएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इवोल्यूशन के लिए और सर्वाइवलिटी के लिए भी। क्यों इवोल्यूशन कैसे? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से एडवांस हैं, यानी कि हमें जो आजकल की टेक्नोलॉजी है हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में, और हमारे पेरेंट्स समझ पाते हैं उनके पेरेंट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इवोल्यूशन हो गया। और सर्वाइवलिटी के बेस पे बोलूँ तो जैसे कोई स्पीसीज़ है और वो एक पार्टिकुलर जगह पे रह सकती है, उसका टेम्परेचर झेल सकती है, बट एकदम से ही उसकी फेवरेबल कंडीशन में कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया और उनमें से जो स्पीसीज़ है उनमें से कुछ में वेरिएशन आया हुआ था अपने रिप्रोडक्शन के दौरान, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो जो वेरिएशन उनके अंदर आया है तो वो वेरिएशन ऐसा है जो कि उस हाई टेम्परेचर को झेल जाएगी। तो जब फेवरेबल कंडीशन वापस से आ जाएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि जिन स्पीसीज़ में आपका वेरिएशन आ गया था, जिन ऑर्गेनिज्म में, वो वहाँ पे सरवाइव कर जाएंगे, और जिनके अंदर वेरिएशन नहीं आया था तो वो अनफेवरेबल कंडीशन के आते ही उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं सर्वाइवलिटी में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड जिसमें सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की क्लोन यानी कि उनकी डिक्टो कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहले बात करें हम फिजन की, तो फिजन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करके दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ये दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में अमीबा होता है, जैसे कि अमीबा जो होगा वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगा जिन्हें हम बोलेंगे टू डॉटर सेल्स। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम के अंदर होता है जो कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है। ये जब बॉडी में जाता है तो ये मल्टीपल फिजन के थ्रू अपनी प्रोगेनी को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, एक सेल होता है प्लाज्मोडियम का, वो काफ़ी सारे डॉटर सेल्स में टूट जाएगा, तो यहाँ पे आपका मल्टीपल फिजन हो जाएगा। बडिंग की बात करें तो ये हाइड्रा के अंदर होता है। हाइड्रा जैसे ही ग्रो करती है तो वो मैच्योर होने के बाद उसमें से एक छोटी सी बड निकलती है, वो बड उसकी होती है डॉटर बर्ड। अब डॉटर बर्ड धीरे 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 ग्रो करेगी और एक दिन वो मैच्योर हो जाएगी। उसके बाद वो मैच्योर बर्ड टूट जाती है और अपने अलग ग्रो करना शुरू कर देती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। एक बर्ड से आपकी दो बर्ड बन गई, मतलब एक हाइड्रा से आपकी दो हाइड्रा बन चुके हैं। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंट्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, ये स्पाइरोगैरा के अंदर होता है जो अलग अलग थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और उसका हर एक फ्रेगमेंट का पीस अपना अलग स्पाइरोगैरा का फॉर्मेशन
कर लेता है। रीजेनरेशन की बात करें तो रीजेनरेशन अपने बॉडी के पार्ट्स जैसे प्लेनेरिया अपने हेड को अलग कर लेगा, मिड पीस को अलग कर लेगा और टेल को अलग कर लेगा, और सारे के सारे हेड पूरा प्लेनेरिया बना देगा, मिड पीस पूरा प्लेनेरिया बना देगा और टेल जो होगी वो पूरा प्लेनेरिया बना के दे देगी। ऐसे करके एक प्लेनेरिया 3 प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर लेगा, तो इसको बोलते हैं हम रीजेनरेशन। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये राइजोपस के अंदर होता है। राइजोपस के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो स्पोर्स फॉर्मेट हो जाती है, वो मैच्योर होने के बाद वो राइजोपस बस्ट हो जाता है, और बस्ट होने के बाद वो सारे के सारे स्पोर्स जो होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और इंडिविजुअली वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो भी ग्रो करेंगे, वो भी एक राइजोपस बन जाएंगे और उनके अंदर भी स्पोर का फॉर्मेशन होता रहेगा। इस तरीके से आपका स्पोर फॉर्मेशन होता रहता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई न्यू इंडिविजुअल प्लांट के किसी पार्ट से ग्रो कर जाता है। जैसे कि 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब ग्रो कर जाती है एक नए प्लांट में, बट इसमें किसी ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये नेचुरली ग्रो करती हैं। अब जैसे आपके रूट्स की बात करें तो इसमें आपका आ गया स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एक तरीके का रूट होता है जो कि ग्रो कर जाएगा अपने अलग। स्टेम्स की बात करें तो पोटैटो आपका एक स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो कि अपना उसमें आपने देखे होंगे छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं थोड़े टाइम बाद, तो वो अपने ग्रो करके अपना नया एक प्लांट ग्रो कर लेंगे। लीव्स की बात करें तो उसमें ब्रायोफाइलम बोलेंगे, उनके नोच पे कुछ कुछ बर्ड्स निकल आती हैं जो कि इंडिविजुअली ग्रो कर जाती हैं, और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो ये आपका ह्यूमन बींग्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका कटिंग। जैसे कि प्लांट का कोई भी पार्ट कट कर लिया, स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, और उस पार्ट को हमने ग्रो करवाया और एक नए प्लांट को बना दिया। ये आपका रोज़ और शुगर केन में किया जाता है। ग्राफ्टिंग की बात करें तो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम अलग अलग प्लांट का एक एक पार्ट लेते हैं, यानी कि एक पार्ट का हम स्टेम वाला पार्ट लेंगे और एक प्लांट का हम रूट वाला पार्ट लेंगे। उन दोनों को हम एक साथ एक कपड़े से बांध देंगे और उनको फिर ग्रो करवाएंगे, तो इसको आपका ग्राफ्टिंग का प्रोसेस बोलते हैं, जो कि मैंगो और एप्पल्स में किया जाता है। लेयरिंग की बात करें तो इसमें आपकी एक ब्रांच या फिर एक स्टेम एक प्लांट की ली जाती है, उसको खींचकर उसके साइड में सॉइल में गाड़ दिया जाता है और वहाँ से भी एक प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। जब वो प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उस ब्रांच या फिर स्टेम को बीच में से कट कर देते हैं और इंडिविजुअली दोनों प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। इसमें आपके जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी नाम के प्लांट्स आते हैं। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करके एक जायगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस वजह से इसमें आपको वेरिएशन देखने को भी मिलता है। अब इसमें बात करेंगे हम सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स की। फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें भी आपके मेल और फीमेल आपके ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे मेल्स में ऑर्गन पाया जाएगा स्टेमन। स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर वो पार्ट होता है जहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा और फिलामेंट उसको सपोर्ट करेगा। फीमेल ऑर्गन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल आपके 3 पार्ट्स से बनी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल पाया जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर आपका पोलन ग्रेन गिरेगा और स्टाइल जो होगी वो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखती है। अभी इसमें प्रोसेस कैसे होता है, तो ये पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। पॉलिनेशन कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें एक पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर यानी कि मेल पार्ट से स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट पे जाके गिर जाते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि नाम से पता चल रहा है एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा हो, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन ऐसा पॉलिनेशन होता है जिसमें जो ट्रांसफ़र हो रहा हो पोलन ग्रेन्स का वो डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स पे होता है, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाते हैं और जायगोट फॉर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद उस बाकी के पार्ट्स का क्या होता है, तो जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की। इनमें भी आपका मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा और एक नई प्रोगेनी का जन्म होगा। इसमें आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें आपके इंक्लूडेड होते हैं टेस्टिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, पीनस एंड स्क्रोटम।
और आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें आपकी ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा आपके काफ़ी सारे ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल में बात करें तो टेस्टिस जो होती है ये वही जगह होती है जहाँ पे आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, प्लस आपके टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। वास्ट डिफेंस जो होती है वो इनका ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ सीक्रेशंस को डालती है जिससे स्पर्म्स को मोटिलिटी मिल पाए, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो भी सीक्रेशन होता है और स्पर्म्स होते हैं वो मिलकर आपस में सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। पीनस जो होगा वो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होगा और स्क्रोटम जो होता है उसमें आपकी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है, मीन्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी के कंपैरिजन में, तभी आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो पाएगा अच्छे से। इस वजह से स्क्रोटम नाम के पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आपकी ये टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें ओवरीज जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं, यानी कि इसमें ओवा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, प्लस इसमें सेक्स हार्मोन्स यानी कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब इनका ट्रांसफ़र करवाएगा और ये वही जगह होती है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट टकराएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। यूटेरस यानी कि जहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन होगा जाइगोट का, ये 3 वॉल से मिलकर बना होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम वो पार्ट होता है जो कि आपका प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मायोमेट्रियम बीच वाली वॉल होती है जहाँ पे आपका जो कि काफ़ी वेस्कुलर होती है और यहाँ पे आपका बहुत विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बेबी की डिलीवरी के टाइम पे। एंडोमेट्रियम की बात करें तो यही हर मंथ टूटती है क्योंकि काफ़ी थिक हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए, ताकि प्रेगनेंसी होगी और ये बच्चे को सपोर्ट कर पाएगी। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, कॉपुलेशन नहीं होता है, तो आपका ये यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम वाली वॉल होती है वो टूट जाती है और ब्लीडिंग होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। वजाइना कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है और यहीं से आपका बेबी का बर्थ होगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं हम प्यूबर्टी की। तो प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम होता है जब गर्ल्स और बॉयज़ मैच्योर हो जाते हैं और अब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो उनके अंदर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के अंदर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, उनकी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, उनकी बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, उनके हिप्स जो होते हैं वो वाइडर हो जाते हैं और उनकी वॉइस काफ़ी चेंज हो जाती है। उनके अंदर मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं क्योंकि बहुत से हार्मोन्स का चेंजमेंट इस टाइम पे होता है। बॉयज़ की बात करें तो उनके अंदर आपको स्पर्म्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, वॉइस उनकी डीप हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, बॉडी के हेयर्स आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं और आपकी बात करें तो उनके भी मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं क्योंकि हार्मोन्स का काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। मसल्स का डेवलपमेंट बॉयज़ के अंदर होने लगता है। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये 28 डेज़ की एक साइकिल होती है जो कि हर फीमेल में पाई जाती है प्रेगनेंसी के लिए। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी तो प्रेगनेंसी परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि इस टाइम पे जो यूटेराइन की एक वॉल होती है एंडोमेट्रियम वो थिक हो जाती है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। बट अगर आपने कोई भी इंटरकोर्स नहीं किया है तो आपके अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस वजह से हर मंथ ये टूट जाती है और ब्लीडिंग होती है। ये आपका 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग होती है। इसमें आपका एग जो फीमेल गैमेट होता है वो ओवरी से रिलीज होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मिनार्क बोलते हैं और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेनोपॉज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये इंश्योर करती है कि कोई इंसान फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट है, प्लस उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, जो कि आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। सबसे फर्स्ट पे आते हैं फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसमें आपके कॉन्डम्स और डायफ्राम्स को कंसिडर किया जाता है। कॉन्डम्स एक ऐसा मटेरियल होता है, यानी कि एक ऐसा मेथड होता है जिसको मेल्स और फीमेल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग अवेलेबल होता है। इसको वो अपने कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर को कवर कर लेते हैं, यानी कि मेल्स अपने पीनस को कवर करेंगे और फीमेल्स अपनी वेजाइना को कवर करेंगी, जिससे कि स्पर्म की एंट्री आगे नहीं हो पाएगी और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा।
केमिकल की बात करें तो आपके इसमें पिल्स और इंजेक्शंस आते हैं। पिल्स और इंजेक्शंस के अंदर कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फीमेल्स लेती हैं, और उनके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उनका डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी अकर नहीं होगी। सर्जिकल मेथड की बात करें तो ये परमानेंट मेथड होता है, यानी कि नॉन रिवर्सिबल होता है। इसमें आपकी वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आती हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है वासेक्टोमी, तो वासेक्टोमी यानी कि वास डिफेंस का कट करना। ये मेल्स के अंदर परफॉर्म किया जाएगा क्योंकि वास डिफेंस मेल्स के अंदर ही पाई जाती है। तो इसमें वास डिफेंस का एक पार्ट कट करके टाइड अप कर दिया जाता है, जिसकी मदद से आपका स्पर्म्स की एंट्री आगे नहीं हो पाएगी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है उनके फैलोपियन ट्यूब में। उसमें उनका फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड अप कर दिया जाता है, जिससे ओवा आगे बाहर निकल के नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ट्यूबेक्टोमी होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स आते हैं? तो आंसर होगा यस, पीरियड्स आते हैं, क्योंकि यूटेरस को कट नहीं किया है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया है। आपकी ओव्यूलेशन को रोका गया है, यानी कि आपका अब फीमेल गैमेट बॉडी से बाहर नहीं आएगा, बट आपकी वो एंडोमेट्रियम नाम की वॉल्व थिक होगी, हर मंथ होगी, और वो हर मंथ टूटेगी भी, यानी कि आपके पीरियड्स कंटिन्यू रहेंगे, बस आपका ओव्यूलेशन इस टाइम पे नहीं होगा। लास्ट है आपका IUCDs यानी कि इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इनको हम यूटेरस के अंदर यानी कि फीमेल्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जो कि स्पर्म की एंट्री को रोक लेते हैं, जैसे कि आपका कॉपर टी हो गया।